नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत-बहुत आभार मेरे चैनल पर आने के लिए। मित्रों, कल जैसा मैंने आपसे चर्चा की थी उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर, और मैंने ये भी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जैसा आपको मालूम होगा ही कि जो अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चला था कि उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर मैदान में उतारा ऐन मौके पर, यानी कि जो डेडलाइन था, कट ऑफ था, उससे 10-15 मिनट पहले। और इस चुनाव को, जो कि निर्विरोध होना था क्योंकि 10 सीटें हैं और 10 उम्मीदवार ही थे मैदान में आखिरी समय तक, उसको एक दिलचस्प चुनाव के मुकाबले में ला दिया। तो कभी-कभी हम कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो जल्दीबाजी में उन्होंने अपना हलफनामा जो है प्रदीप बजाज जी ने आधा अधूरा ही भरा, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द हो गया। इस घटना से उनकी छवि बहुत ज़्यादा झूमिल हुई है, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप देखें कि एक तो उन्होंने नया एक उम्मीदवार उतारा, दूसरा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारे की कोशिश की, जैसा सुनने में आया और देखने में भी आया कि 7 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी के सामने ये दरख्वास्त दी कि जो रामजी गौतम हैं बसपा के उम्मीदवार, उनके नामांकन पत्र में जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हैं, उन्होंने नहीं किए हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि उनके नामांकन पत्र को रद्द करा जाए। तो प्लानिंग ये थी कि अपना उम्मीदवार भरा जाए और बसपा के उम्मीदवार का नॉमिनेशन को रद्द करा जाए, ताकि बिना चुनाव की नौबत हुए निर्विरोध सभी 10 उम्मीदवार जीत जाएं और अखिलेश जी को एक अतिरिक्त सीट का फायदा हो जाए। लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया और 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, ये खबर भी हर जगह फैल गई। और आज मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत तरह के गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाए। तो सबसे पहले उन्होंने अपने 7 विधायकों को सस्पेंड किया, निलंबित किया। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि वो अभी बहन जी के साथ हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं की और इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। पर बहरहाल जो भी हो, ये तो उनकी बात है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने 2003 की तरह ही उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, और 2003 के बाद क्या हश्र हुआ वो सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी का। दूसरा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले साल जो उन्होंने गठबंधन किया, तो गठबंधन के समय ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो 25 साल पहले गेस्ट हाउस का इंसिडेंट हुआ था, जो उन पर बहुत शर्मनाक घटना हुई थी और उन पर हमले किए गए थे, तो उसका केस को वापस लिया जाए, जो कि मायावती जी ने ले भी लिया। तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की उस केस को वापस लेकर। जैसा पिछले साल आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कस्में खाई कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और गठबंधन हो जाएगा और राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, ऐसा वैसा बहुत तरह की चर्चाएं उठी, बहुत तरह के दावे हुए। और जो ल्यूटेंस पत्रकार हैं उन्होंने भी एक तरह से खौफ दिखाया भाजपा को कि उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सामाजिक गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांग है। और बीजेपी को जो 73 सीट मिली थी 2014 में, वो दोहराना असंभव है, नामुमकिन है, और उनको 20-25 सीटें मिलेंगी। लेकिन परिणाम आपने देखा, परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। भाजपा और अपना दल, उसको 64 सीटें मिली। 64 सीटें मिली, 15 महागठबंधन या सपा बसपा और 1 कांग्रेस रायबरेली सोनिया गांधी। 62 सीटें बीजेपी को, 2 उसके सहयोगी अपना दल को। और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को जो 5 सीटें मिली वो ज़्यादातर मुस्लिम यादव बहुल क्षेत्रों में, और प्रमुख रूप से कन्नौज से डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव हार गए। इसके अलावा उनके भतीजे जो रामगोपाल यादव के जो सुपुत्र हैं अक्षय यादव, वो भी चुनाव हार गए थे। तो इस प्रकार देखें तो इस गठबंधन का उनको कुछ खास लाभ नहीं हुआ। हालांकि मायावती जी को लाभ अवश्य हुआ, क्योंकि 2014 में उन्हें 0 मिला था, तो इस बार उनको 10 सीटें मिली। तो शुरू से ही देखिए मित्रों, पॉलिटिक्स में हमेशा 2+2 4 नहीं होता है, क्योंकि जो सामाजिक संरचना है उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से जो परंपरागत वोटर हैं, ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं,
समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी, तो उनमें उस दरार अधिकतर या ज़्यादातर समय एक फ्रिक्शन सा रहा है। तो ये एक नेचुरल कोलिशन कभी नहीं रहा है। एक नेचुरल कोलिशन जो कह सकते हैं कि ठीक है, नेता मिल गए तो कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे और मतदाता भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो, क्योंकि कम से कम 25 सालों का इतिहास रहा दोनों के बीच दुश्मनी का, और उसके पीछे भी जो कारण थे कि जो आपको मालूम हो 1995 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार से मायावती जी ने समर्थन वापस लिया था, तो वहाँ की स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती जी अपने आप को बचाने के लिए छिपी हुई थी और उन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। और फिर जो भाजपा के नेता थे स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनके हस्तक्षेप के कारण उनको सकुशल जो है बचाया जा सका। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है। तो मायावती ने जो बहुत सारे आरोप लगाए, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि पिछले चुनावों के बाद एक संवादहीनता की स्थिति बनी हुई थी, और चुनाव में, इस राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने से पहले उन्होंने अखिलेश जी को और उनके पीए को फ़ोन भी किया, परंतु वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर उसके बाद उन्होंने रामगोपाल यादव जी से बातचीत की, और उस बातचीत के बाद ही उन्होंने अपने उम्मीदवार रामजी गौतम को मैदान में उतारा। अब बीजेपी से उनकी क्या डीलिंग थी, बीजेपी से उनकी क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा मीडिया में नहीं है। अंदर खाने क्या बातचीत हुई ये सार्वजनिक अभी नहीं हुई है। परंतु बीजेपी ने भी अपने नए उम्मीदवार को नहीं उतारा, और ये लग रहा था कि 10 के 10 उम्मीदवार जो है मैदान में जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। इस मौके का लाभ उठाते हुए अखिलेश जी ने भी अपना एक मास्टर स्ट्रोक चला, एक चाल चली। लेकिन आप जब भी ये मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी भी क्षेत्र में आप जब भी कोई इस तरह के जो सरप्राइजिंग कदम उठाते हैं जिससे आपका ओपोनेंट जो है थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाए या भौचक्का रह जाए, तो आपको उसके सारे प्रॉस और कॉन्स समझ लेने चाहिए कि ये जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, और अगर इसमें कुछ व्यवधान आता है तो उसको मैं कैसे एड्रेस करूँगा, उसको कैसे हैंडल करूँगा, कि अगर ऐसा हो गया तो तब कैसा करूँगा, तब कैसे करूँगा, वैसा हो गया तब कैसे करूँगा। यानी कि एक तरह से आपको पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है कि ताकि जो भी आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जो आप चाहते हैं वो पूरा हो। तो इसमें जो है वो मात खा गए। एक तो थोड़ी जल्दीबाजी की उन्होंने कि 15 मिनट पहले उनके उम्मीदवार ने नामांकन भरा और हलफनामा शायद अधूरा रह गया था, इस कारण वो नामांकन पत्र उनका रद्द हो गया। हालांकि जो प्रदीप बजाज जी हैं उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और उन्होंने पीठासीन अधिकारी के इस निर्णय को चैलेंज किया है। तो 2 तारीख को नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है और चुनाव 9 को है अगर ज़रूरत पड़ी तो अब देखना होगा इलाहाबाद का न्यायालय का निर्णय क्या होता है। पर मुझे लगता है कि ये चुनाव निर्विरोध ही होगा और बसपा के उम्मीदवार जीत जाएंगे। तो इससे सबक क्या है अखिलेश जी को? अखिलेश जी को सबक ये है कि थोड़ा जो है अपने पिताजी से कुछ सीखें। मुलायम सिंह यादव से पहलवान रह चुके हैं मुलायम सिंह जी, और खांटी नेता रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव और शरद पवार खास करके, इनके बारे में कहा जाता है कि ये सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। इसका सबसे ज़बरदस्त उदाहरण आपने देखा होगा 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने वाले थे तो ममता जी के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मुलायम सिंह यादव ने, और प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी को उन्होंने कहा था कि ये नहीं होनी चाहिए और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाए, जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और सोनिया जी को भी उन्होंने बहुत जोर का झटका धीरे से दिया था जब 1999 में 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, तो सोनिया जी ने बहुत ही फेमस वर्ड कहा था कि वी हैव 272, राष्ट्रपति जी को उन्होंने कहा था 272, लेकिन एन मौके पर मुलायम सिंह यादव ने उनको समर्थन देने से मना कर दिया था। तो अखिलेश जी को यही कहना चाहूँगा, अखिलेश जी थोड़ा अपने पिताजी से सीखिए, और राजनीति जल्दीबाजी में नहीं होती है। राजनीति करते हैं तो अपने अगर एक चाल चलते हैं तो आगे की 10 चाल के बारे में भी सोच कर रखिए
तो एक तो उनका दाव फेल हो गया, उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। दूसरा, मायावती जी ने भी काफ़ी कड़ा कदम उठाते हुए अपने जो 7 बागी विधायक हैं उनको सस्पेंड किया, निलंबित किया, और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो स्पीकर को एक पिटीशन देंगे कि उनको अयोग्य घोषित किया जाए, उन 7 विधायकों को। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो अगले वर्ष जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें वो भाजपा को भी वोट दे सकती हैं। तो इससे क्या हुआ, इस पूरी घटनाक्रम से ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत भी जो ऑपोजिशन यूनिटी है या यूनिटी ऑपोजिशन यूनिटी के जो इंडेक्स है वो पूरी तरह चरमरा गया, और जो पुरानी दुश्मनी थी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। तो अब जो उपचुनाव होने वाले हैं 8 सीटों के, आप देखेंगे कि जो जो मायावती के समर्थक हैं थोड़ा उग्र रूप से वो एक बहुत ही उग्र रूप से उनके खिलाफ वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो एक जो अपोजिशन की यूनिटी थी वो ध्वस्त हो गई उत्तर प्रदेश में, और जो अखिलेश यादव की राजनीति थी वो भी थोड़ी फीकी पड़ गई। हालांकि 1 साल से वो मैदान से गायब हैं। अभी सुना कि कुछ समय पहले वो लंदन में थे। तो ट्विटर वॉरियर बनने से तो काम नहीं चलेगा, आपको मैदान पर जो है उतरना पड़ेगा और जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दे और लोगों के पल्स को समझना होगा। जो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी हारने के बाद जनता से दूर हो गई है, जनता के पल्स को वो नहीं समझ पाई है। इस मामले में मायावती जी को बहुत सही मानता हूँ कि उन्होंने जनता के पल्स को समझा, और इसके तहत उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो हुए थे, खासकर धारा 370 को जो हटाया था पिछले वर्ष 5 अगस्त को, तो बहुजन समाज पार्टी ने सरकार का समर्थन किया था, क्योंकि उनको भी लगा कि ये देश हित में है। और मायावती जी निश्चित रूप से दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं उत्तर प्रदेश में, और आप देख रहे हैं कि कुछ अराजक तत्व जैसे ये चंद्रशेखर रावण कांग्रेस की सह पर उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं दलितों को भड़काकर। तो ये बहुत आवश्यक है कि मायावती जी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर मजबूत रहें, क्योंकि वैक्यूम होगा तो फिर वैक्यूम को कोई ना कोई तो भरेगा ही, लेकिन उस वैक्यूम को अगर देश विरोधी और अराजक तत्व भरेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो फिर देश के लिए ये अच्छा नहीं होगा, देश हित में नहीं होगा। तो मायावती जी ने जो काम किए हैं, खासकर चुनाव हारने के बाद बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो कि देश हित में हैं। तो अब देखिए क्या होता है। अभी 2 तारीख का इंतज़ार होगा, उसके पश्चात 9 तारीख का इंतज़ार होगा। अगर 2 तारीख को नामांकन रद्द हो जाता है, जो याचिका दायर की है वो अगर रद्द हो जाता है तो फिर निर्विरोध निर्वाचन होगा। तो उत्तर प्रदेश में तस्वीर जो है बदल रही है, और सब जो है राजनीतिक दल 2022 को चुनाव में ध्यान रखते हुए अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। अब देखिए, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और अगर कुछ नई घटना होगी तो मैं इस पर भी आपके साथ उसके डिटेल्स लेकर आपके सामने आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, परंतु मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार दोबारा आभार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।